Good afternoon to you all in न्यू सेशन। आप सभी को बधाइयाँ। आप BA 2 में आ गई हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है, लेकिन जान भी है, जहान भी है और जीवन की जो अकादमिक गतिविधियां हैं वो भी संचालित होती रहें। इसी क्रम में UGC और HRD मिनिस्ट्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय SS खन्ना महिला महाविद्यालय के द्वारा छात्राओं को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा परामर्श हेतु निरंतर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में मध्यकालीन इतिहास विभाग द्वारा भी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। आज मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्राओं के साथ ऑनलाइन हूँ। हमने आपको सिलेबस पाठ्यक्रम गूगल क्लासरूम में पहले ही दे दिया है और उसके अनुसार हम सभी लेक्चर के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा अध्ययन करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया फ्रॉम 1526 to 1740। बाबर से लेकर के औरंगजेब के डेथ होने के बाद जो लेटर मुग़ल पीरियड था वहाँ तक हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला यूनिट की जो शुरुआत हो रही है वह है भारत में मुग़ल वंश की स्थापना से लेकर के बाबर के आक्रमण से शुरुआत होती है और पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोदी की जब पराजय हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भारत में बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक बनता है। अब यह प्रक्रिया जानने के लिए कि दिल्ली सल्तनत का जो काल था और उसकी जो अंतिम जो शासन करने वाले जो प्रथम अफ़गान लोदी डायनेस्टी जो था, उसमें इब्राहिम लोदी का अंत कैसे हुआ, उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थीं, सैनिक परिस्थितियां कैसी थीं, जिसने बाबर को भारत में कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से विजय दिला दिया। शायद बाबर की भी परिकल्पना नहीं थी कि वो भारत में आक्रमण करेगा और एक नई सत्ता, मुग़ल सत्ता की भारत में स्थापना करेगा। उसका उद्देश्य तो भारत में धन की प्राप्ति करना था और भारत में जो उत्पन्न तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी उसका लाभ उठाना था। लेकिन ऐसा ही हुआ। जब कहते हैं ना कि घर में एकजुटता नहीं होती है तो बाहरी ताकतें ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और उसको कमज़ोरी का लाभ उठाती हैं। ठीक वैसा ही हुआ
जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, यह प्रश्न भी बनता है कि बाबर के भारत पर आक्रमण करते समय जो भारत की दशा थी, कंडीशन था, जो सिचुएशन था, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उन परिस्थितियों ने ही, उन सरकमटेंसेस ने ही भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और जैसा कि आर.पी. त्रिपाठी, जिन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर लिखी है, उसमें वो स्पष्ट तौर पे ये बताते भी हैं कि जिस प्रकार से सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था और उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का मार्ग आसान हो गया, ठीक उसी प्रकार से पानीपत के युद्ध ने यह निश्चय कर दिया कि भले ही यह निश्चय नहीं किया कि भारत में शासन किसका होगा, लेकिन यह निश्चय जरूर कर दिया कि अब लोधी डायनेस्टी का शासन नहीं होगा, और यहीं से भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। रसब्रुक विलियम्स, जिनका बाबर पर बहुत काम है, उन्होंने भी बाबर को कहा है कि वह 16वीं शताब्दी में एक महान साम्राज्य निर्माता भी था। बाबर के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही थी। नो डाउट he was very good administrator, not only good administrator but he was a very good intellectual person। वह बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, तजुके बाबरी, तुर्क भाषा में बाबरनामा भी जिसको बोलते हैं, जिसका अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाना ने फ़ारसी में अनुवाद भी किया था। बात यहाँ पर अब ये है कि थोड़ा सा भारत की परिस्थितियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेंगे कि बाबर का, कि मुग़ल एक्चुअल में मंगोल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कुलीन, और ये मध्य एशिया में रहते थे। और बाबर, जिसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुतलुक ख्वाजा निगार थी, अपने पिता की तरफ से वह तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज़ खां का वंशज था। तो वो उसकी जो ब्लड था, उसमें दो तरह की ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था, मिक्सअप था। तो ऐसी स्थिति में नो डाउट जब बहुत कम उम्र का था, ही बचपन में उसके फादर की डेथ हो गई और वह फरगना का शासक बन गया था 1483 में। देन वह इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी था कि फरगना, फिर समरकंद, फिर काबुल, कांधार, गजनी, सब पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसकी स्थिति मध्य एशिया बहुत अच्छी नहीं थी और उसके खिलाफ भी बहुत षड्यंत्र हो रहे थे। तो उसने भारत की तरफ रुख किया जब उसे निमंत्रण मिला दौलत खां लोदी के द्वारा और राणा सांगा के द्वारा। तो उसको ये लग गया कि यह भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है और इसका हम लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि भारत की उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थी 16वीं शताब्दी। जैसा कि आपने BA 1 में पढ़ा है कि अब तुगलक बलवन के बाद अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते दिल्ली सल्तनत का एक अस्थायित्व रूप दिखाई पड़ने लगता था और काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। जो इरफान हबीब साहब ने या मोहम्मद हबीब साहब के बाद जो है कि थर्ड अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, वह एक तरीके से जो उसका जो डेवलपमेंट हुआ था अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश्ड हो गया था। और ये बात अमीर खुसरो भी कहता है और बर्नी भी कहता है।
और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब तुगलक डायनेस्टी की स्थापना होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक जो पीरियड है वह अपने आप में एक अप्रत्याशित एक अलग पीरियड है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जितना विवादों से अपनी योजनाओं के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण जाना जाता है इतिहास में, उतना ही एक बड़ा विद्वान और के रूप में भी जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके काल में दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वह बहुत विस्तृत था, 23-24 स्टेट थे। लेकिन यह उसके साथ ही यह जुड़ा हुआ है कि उसके अंतिम काल में सबसे अधिक विद्रोह हुए और जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका डेक्लाइन तो शुरू हुआ ही, कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भी डेक्लाइन यहाँ से शुरू हो गया था, क्योंकि अनेक स्वतंत्र जो स्टेट बने थे, जैसे दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बना था, हिंदू राज्य और एक मुस्लिम राज्य, इसी तरह से बंगाल, जौनपुर एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चल कर के उसकी जो योजनाओं पर जो धन अपव्यय हुआ था, उसके जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट पड़ा था बहुत बुरा पड़ा था। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि उसको अंदर कोई योग्यता नहीं थी। उल्मा और अमीर वर्ग का काफ़ी कुछ हस्तक्षेप बढ़ गया राजनीति में, प्रशासन में, वजारत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और दासों के कारण अत्यधिक जो प्रेम था उस पर भी जो अत्यधिक जो व्यय किया उसने, दीवाने बंदगान बनाई। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उसने जो सेना में जो करप्शन आया, जो शमशेर सिराज अफीफ इसका जिक्र करता है कि घोड़े की चेकिंग रुकवाने के लिए अपनी घूस देने की बात करता है। तो ये सारी स्थितियां ये दिग्दर्शित करती हैं ये एक तरीके से कि सब कुछ अब दिल्ली सल्तनत में ठीक नहीं रह गया था। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया था, प्रशासनिक हस्तक्षेप अमीर उलमा का बढ़ गया था, योग्यता का कोई मानक नहीं रह गया था, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। बची खुची कसर तैमूर ने पूरी कर दी जब तैमूर ने आक्रमण किया, जिसका जिक्र अभी हमने किया था, मंगोल ही था, और काफ़ी कुछ आर्थिक नुकसान हुआ। फिर उसने खिलजी खां ने न तो सुल्तान की उपाधि धारण करी, न तो खलीफा से मान्यता ली, और न ही वो ईश्वर की जो प्रतिछाया, जो परंपरा थी नियामती खुदाई, उसको एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने तो रैयत आला कह करके अपने आप को उपाधि धारण करी। जो तैमूर के वंशज थे उनको रैयत आला की उपाधि धारण करी। कुतुबुद्दीन जो मुबारक था उसका उत्तराधिकारी, उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। तो ये स्थिति थी कि बहुत कुछ लड़खड़ा गया था, और कहा ये जाने लगा था तुगलक काल के उसमें कि जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था उसमें कि दिल्ली से पालम तक का जो सीमा रह गई थी। ऐसी स्थिति में प्रथम अफ़गान डायनेस्टी की स्थापना बहलोल लोदी ने करी, और उसने अमीरों के सहयोग से, जो क्योंकि ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी, ही नेवर सिट ऑन क्राउन इन सोशल गैदरिंग। कभी भी वह जहाँ पर इकट्ठा भीड़ होती तो मैं उसमें वो सामने बैठता नहीं था सीट पे, सिंहासन पे। और अफ़गानों की समानता, इक्वलिटी, तो इसी का फ़ायदा ये हुआ कि उसको शासन करने में तो कोई दिक्कत नहीं, हो अपना शासन किसी तरह से करता चला गया। क्योंकि ये मुस्ताकी ये भी लिखता है कि वो कहता है कि मुझे इससे कोई आई ओनली वांट टू कनेक्ट विथ स्टेट, मैं चाहता हूँ केवल राज्य के साथ जुड़ा रहूँ, है ना। तो ये एक तरीके से एक जो मुस्ताकी ये भी लिखता है कि मुझे इससे कोई आई ओनली वांट टू कनेक्ट विथ स्टेट, मैं चाहता हूँ केवल राज्य के साथ जुड़ा रहूँ। तो ये एक तरीके से एक जो मुस्ताकी ये भी लिखता है कि मुझे इससे कोई आई ओनली वांट टू कनेक्ट विथ स्टेट, मैं चाहता हूँ केवल राज्य के साथ जुड़ा रहूँ, है ना।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उसने अमीरों की महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया। सिकंदर लोदी ने उसमें बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करी, बट इब्राहिम लोदी वाज नॉट एक्सपीरियंस मैन। वह अनुभव शून्य व्यक्ति था, एक्सपीरियंस लेस था, और न तो ही वॉज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट ए गुड डिप्लोमेट। तो न तो एक अच्छा प्रशासक था, न तो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था। ऐसी स्थिति में अनुभव शून्य था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने जो किंगशिप थियोरी को अडॉप्ट किया वह अफ़गान की जगह तुर्क को अडॉप्ट किया। बट यह तुर्क राजत्व सिद्धांत सुल्तान की योग्यता पर, जो उनकी एबिलिटी थी, जो उनकी सुप्रीमेसी थी, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर निर्भर था। जो तुर्क राजत्व सिद्धांत था वह सुल्तान की योग्यता पर निर्भर था, सुप्रीमेसी पर निर्भर था। और अभी हमने जिक्र किया इब्राहिम लोदी ऐसा नहीं था, क्योंकि बाबर अपनी जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखता उसमें इब्राहिम लोदी के बारे में ही जिक्र करता है कि वह बिल्कुल ही अनुभव शून्य था, दूरदर्शी नहीं था, और उसके पास कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। वह निर्णय नहीं ले सकता था, है ना। और ऐसी स्थिति में वह जब ये कहता है अमीरों के साथ कि राजा का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, किंग हैज नॉट रिलेटिव, ऑल आर हिज सर्वेंट, सभी उसके सेवक हैं। तो ऐसी स्थिति में अमीरों का जो सहयोग मिलना चाहिए था इब्राहिम लोदी को, वह नहीं मिल रहा है। उसके काल तक आते आते दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं थी वह बिल्कुल सिमट गई थी। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, जौनपुर, बिहार तक केवल सिमट कर रह गया था। इसके अलावा पंजाब जो था वंडर में था, लेकिन दौलत खां लोदी स्वतंत्र होना चाहता था, उसके अगेंस्ट था। बिहार में दरिया खां लोहानी था, लेकिन वह भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध काम कर रहा था। अगर इब्राहिम लोदी योग्य होता और उसके अंदर एकजुटता करने की, सबको आपस में लेकर के चलने की पॉलिसीज के अंदर होती और कूटनीतिज्ञ होता, तो वह सबसे अपने एक मुख्य प्रतिद्वंदी था, जो मेवाड़ के जो अंतिम राजपूत कह सकते हैं कि योग्य शासक थे, राणा संग्राम सिंह। ही popularly know as Rana Shanga, we know popularly as Rana Shanga। तो वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे और दोनों में युद्ध भी हुआ था। इसमें राणा सांगा विजयी भी हुए थे। और वो बाबर अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करता है कि उन्होंने तो हमारे पास एक अपना एम्बेसडर भेजा था, दूत भेजा था, राजदूत भेजा था, इसलिए कि हम मध्य एशिया के रास्ते दिल्ली पर अटैक करें और हम उसी समय आगरा पर अटैक कर देंगे। हमारा आगरा पर नियंत्रण हो जाएगा, आपका दिल्ली पर नियंत्रण हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कह सकते हैं कि राजनीतिक जो एकजुटता थी, लैक ऑफ यूनिटी थी, एकता का अभाव था। और उत्तर भारत में जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। अभी हमने जिक्र किया सीमाएं बहुत सीमित हो गई थी। दक्षिण भारत में भी एकजुटता नहीं थी। वहाँ पर एक हिंदू राज्य बहमनी विजयनगर और एक बहमनी मुस्लिम राज्य, दोनों शक्तिशाली थे, जो 1336 में और 1347 में जिनका ओरिजिन हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में।
बट दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आर्थिक नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में आगे चल करके हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य टूट गया, विखंडित हो गया, और उनका जब मुकाबला तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर से हुआ तो विजयनगर खंडित हो गया। तो जो राजनीतिक परिस्थिति थी, कंडीशन थी, वो बहुत ही बुरी थी। मालवा में महमूद खलजी विरोध कर रहा था, गुजरात में बहादुर शाह अपना अलग राग अलाप रहा था, कश्मीर में मोहम्मद शाह, बंगाल में नुसरत शाह, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। एक्चुअल में बाबर जब भारत पे आता है तो अपनी आत्मकथा में भारत के बारे में भी बहुत कुछ लिखता है। वो स्पष्ट लिखता है कि भारत में केवल 5 मुस्लिम राज्य थे, 5 मुस्लिम स्टेट्स की वो बात करता है, और 2 हिंदू स्टेट की बात करता है। 5 मुस्लिम राज्य में वह बात करता है, दिल्ली की बात करता है, गुजरात की बात करता है, मालवा की बात करता है, बहमनी राज्य की बात करता है, बंगाल की बात करता है, और हिंदू राज्य में एक विजयनगर और मेवाड़ की बात करता है। लेकिन कहता किसी में एकता नहीं थी, सभी आपस में संघर्षरत थे। और जो दिल्ली का नाम मात्र का बादशाह इब्राहिम लोदी था, वह तो बिल्कुल ही अनुभव शून्य था। न तो उसके अंदर प्रशासनिक योग्यता थी, न तो सैनिक योग्यता थी, और न ही कूटनीतिज्ञ था। एक जो शासक का जो गुण होना चाहिए वह उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। ऐसी स्थिति में बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त की। यही हाल आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। जब तैमूर का आक्रमण होता है, मोहम्मद तुगलक की योजनाएं असफल होती हैं, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अत्यधिक व्यय किया जाता है। जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, जितनी आय नहीं उतनी ज़्यादा व्यय है। तो धीरे धीरे जो ग्राफ अलाउद्दीन खलजी के समय तक आते आते जो चढ़ गया था, उसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी हो या उसकी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म हो, उससे काफ़ी कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था भी खराब होती चली गई, और जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो जो कुछ भी खजाना बचा था दिल्ली और आगरा में, वो क्या है, वह उस पर कब्जा कर लेता है, और खूब दान देने वाला था वो भी। जब भी विजय होता था, एक मंगोल परंपरा थी कि उसमें जो है खूब चांदी और सोने वितरित किए जाते थे। तो जो अर्थव्यवस्था थी वो भी बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी, और राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता थी, जो एकता का अभाव था, आपस में जो लड़ रहे थे, जो स्थिति 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमण के समय थी, और जिन परिस्थितियों ने भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक उसी परिस्थिति ने 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये आर.पी. त्रिपाठी साहब भी इस चीज़ को मानते हैं और ये स्वीकार करते हैं, और ये बिल्कुल सत्य भी है। लेकिन यह चर्चा का विषय है कि क्या बाबर साम्राज्य निर्माता था या केवल महान विजेता था।
इस पर इतिहासकारों में विवाद है और इस पर हम अगले अपने लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल मेरा ये कहने का मतलब ये था कि भारत पर जब बाबर ने आक्रमण किया, उस समय भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक दशा थी वो कैसी थी। तो भारत राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अव्यवस्थित था, अनेक प्रांत थे और वे आपस में यूनाइट नहीं थे, उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी थी, एकता का अभाव था और वे आपस में संघर्ष कर रहे थे। और उसमें से दो महत्वपूर्ण, जो एक तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी अपने दिलावर खां बेटे के माध्यम से बाबर के पास संदेश भेजता, इस बात का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया हुआ है कि वह कहता है कि आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ अटैक करिए, हम आपका उसमें सहयोग करेंगे। इसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि पंजाब हमारा सुरक्षित रहे, पंजाब हमारा अधिकार बना रहे। तो दूसरा जो प्रबल प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी का था, मेवाड़ का राणा सांगा, उसके बारे में भी बाबर जिक्र करता है अपनी आत्मकथा में कि उन्होंने भी हमें संदेश भेजा था अपने दूत के माध्यम से कि आप दिल्ली पर अटैक करिए, उसी समय आगरा पर अटैक कर दूंगा। तो जब घर के ही लोग घर का विनाश करना चाहते हैं, जब उनमें यूनिटी नहीं है, तो बाहरी ताकतें तो बहुत आसानी से सक्रिय हो सकती हैं। जैसे मैं एक सामान्य बात वर्तमान परिवेश के कहता हूँ, राजनीतिक विवाद होते हैं, वैचारिक विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना होती है, लेकिन जब बात राष्ट्र पे आ जाती है देश पे आ जाती है, अभी चाइना का हमने देखा, जो गिलमान घाटी का जो वैली था उसका जो चक्कर था, या भारत पाकिस्तान के भी जब कोई कश्मीर की बात होती है या अटैक की बात होती है, तो पूरा देश चाहे आंतरिक रूप से भले ही एक दूसरे के खिलाफ वैचारिक आग उगलता हो, एक दूसरे के खिलाफ आलोचना प्रत्यालोचना करता हो, लेकिन वह यूनाइट हो जाता है। और यही हमारी लोकतंत्र की और यही हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, पहचान है, जिसका अभाव था 12th सेंचुरी में भी, जब भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई, और इन 16th सेंचुरी में भी, जब भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। इन परिस्थितियों ने ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से युद्ध और कैसे कैसे भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई, वो पानीपत का बैटल किसके बीच हुआ, उसमें बाबर कैसे सफल हुआ, इब्राहिम लोदी कैसे असफल हुआ, और युद्ध लड़े गए वो क्या थे, क्या बाबर एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता नहीं, जैसे जो विचारणीय बिंदु है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें आशा है, उम्मीद है आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा और इसको आप सेल्फ स्टडी भी करेंगी और अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक से जो ये तकनीकी जो मेथड है टीचिंग का, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या यह कैसा आपको लग रहा है, या मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, इसको आप ज़रूर बताइए। गूगल क्लासरूम के थ्रू फीडबैक है, उसमें आप बता सकते हैं। और हमारा ये कोशिश है, हम BA तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए अपना यह लेक्चर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, इसे भी अपलोड करेंगे और आप सब्सक्राइब भी करने मुझे आप उम्मीद है। थैंक यू सो मच।